सभी साथियों का एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी लोग फटाफट आ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिलेक्शन अड्डा। और हम लोग इस चैनल पर बेसिकली बहुत ही इनिशियली स्टेज से अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आपको सभी प्रकार का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में नया चैनल स्टार्ट किया है और कुछ ही वीडियो इस पर पड़ी हुई हैं और कोशिश करेंगे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समय बढ़े एक आध वीक में हम आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो इसमें उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो सभी साथियों को एक बार मैं पुनः नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। फटाफट एक बार चैनल पे आ जाइए। जो भी हमारे ऐसे साथी जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो भाई इसको लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, शेयर करने का सिर्फ इतना मतलब है, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो कहीं पर भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनको कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये वीडियो प्रोवाइड होगी और आशा करता हूं कि आपको जो वीडियो में पढ़ाऊंगा वो चीजें आपको यहीं क्लास में याद हो जाएंगी। ठीक है, तो फटाफट एक बार आ जाइए जल्दी से और कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में शुरुआत करा था जीएस का और मैंने आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यानी मोस्टली सामान्य अध्ययन एक ऐसा विषय है जो हर सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, मोस्टली अगर देखें तो सामान्य अध्ययन हर सब्जेक्ट में आता है और मैंने कहा था कि इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक बार बहुत जल्दी से हम लोग 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। तो सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, ठीक, जिसे हम कहते हैं जनरल स्टडी। ठीक है, तो जनरल स्टडी में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं और एक ऐसा विषय सामान्य विज्ञान या सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय जो सभी में आता है। मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख लीजिए, बस ये अलग बात है कि कुछ अपर एग्जाम है जैसे सिविल के एग्जाम है उसमें इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। जो वनडे एग्जाम होते हैं, हमारे छोटे एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में ये लगभग 25 या 50 मार्क्स के लगभग में आता है। लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि ये अदर सब्जेक्ट की तुलना में, जैसे हिंदी है या अंग्रेजी है, तो हिंदी ज़्यादातर आपका सेंट्रल एग्जाम के एग्जाम में नहीं आता, या स्टेट एग्जाम में आता है। और इंग्लिश का एग्जाम आपकी सेंट्रल एग्जाम में ज़्यादा आता है, जैसे बैंक में हो गया या फिर एसएससी में हो गया। हिंदी हमारे राज्य वाले एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम तुलना करेंगे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है जीएस का अन्य सब्जेक्ट की तुलना में, लेकिन नंबर ऑफ स्कोरिंग उतना ही है। मान के चलिए 25 नंबर हिंदी आ रही है, 25 जीएस आ रही है, लेकिन हमें 25 नंबर जीएस को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। तो एक बार मैं दोबारा से आपको सब्जेक्ट बता देता हूं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें मोस्टली कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इतिहास, मैंने आपको लास्ट में बताया था इतिहास। ठीक, और इतिहास में भी 3 सेक्शन है इसमें, प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक। जल्दी से फटाफट आइए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये आप लोगों को मेरा साउंड क्लियर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दूसरा आपका है भूगोल। इसमें भी हम 2 टाइप से भूगोल पढ़ते हैं, भारत का और विश्व का। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट है आपका राजनीति शास्त्र, जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, जिसको हमने लास्ट टॉपिक में शुरू कराया था। तो राजनीति शास्त्र या इसी को कहते हैं हम लोग राजनीति विज्ञान, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे आपका संविधान, जिसमें मैंने संविधान के बारे में, संविधान के परिचय के बारे में आपको थोड़ा बताया था। और इसी श्रृंखला का चौथा मेन स्तंभ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों की रुचि कम होती है, क्योंकि ये जो विषय है ये जो विषय है मैंने बताया था, ये विषय हमारे व्यवहारिक जीवन से कम जुड़ा होता है। जो सब्जेक्ट हमारे व्यवहारिक जीवन से कम जुड़ा होता है वो हमें उतनी जल्दी समझ में नहीं आता, और जो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा सब्जेक्ट है, हमने बचपन से जिसको पढ़ रखा है, व्यवहारिक जीवन में भी है, इसके अलावा हमारे 9th-10th के सिलेबस में भी है, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे सबसे सरल बच्चों को लगता है इतिहास और सबसे टफ जो लगता है वो लगता है अर्थशास्त्र। ठीक है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब हम इसको शुरू करेंगे तो इसको भी हम सरल बनाने का प्रयास करेंगे। टीचर का काम ही है कठिन को सरल बनाना। उसके बाद हमारा अगला 5वां विषय आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, तो भाई ये चीजें मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं दोबारा से, हालांकि ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था,
जिससे जो हमारे नए साथी हैं उन्हें पता चले कि जीएस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सामान्य विज्ञान में हम लोग, वैसे तो सामान्य विज्ञान में अलग अलग एग्जाम में अलग अलग चीजें आती हैं, लेकिन इसमें 3 विषय इसमें भी हैं, जैसे भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है हमारा कंपटीशन में वो बायोलॉजी पर ज्यादा रहता है। ठीक है। अब उसके बाद छठा जो विषय है वो है समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं, इसकी भी क्लास आपकी लगातार स्टार्ट होगी, समय समय पर इसकी वीक में क्लास होगी, और इसमें ज्यादातर हम जो है करंट अफेयर के प्रश्न रखेंगे। इसको हम करंट अफेयर भी कह सकते हैं, करंट अफेयर। ठीक। अब ये एक आपका आएगा, आपका प्रश्न सामान्य ज्ञान का, जिसमें स्टैटिक जीके आती है। सामान्य ज्ञान किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जिसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं जीके। और स्पेशली अगर यूपी का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, और उसमें वो यूपी जीके यूपी से रिलेटेड है। अगर एमपी का एग्जाम दे रहे हैं तो एमपी जीके, राजस्थान का दे रहे हैं तो राजस्थान जीके। ठीक है। तो ये सब विषय जो हैं वो इसी में इंक्लूड हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर बहुत सारे हैं, हालांकि मैंने कुछ बताए, जैसे अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो 9वें नंबर पर भी हम एक विषय लिख सकते हैं, जिसमें से आपका हो जाएगा विविध। इस विविध में बहुत सारी चीजें हैं, इस विविध में बहुत सारी चीजें, जैसे पुरस्कार, खेल, सम्मान, योजनाएं, योजनाएं, इसके अलावा व्यापार, बजट, सरकार की नीतियां। ठीक है। इसके अलावा दिवस, शब्द संक्षेप। ठीक। जो एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, ठीक है, वो हालांकि स्टैटिक जीके में आते हैं। तो ये सब पोर्शन रहता है आपका जीएस में। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से बताइए, और अगर आ गई है तो अच्छी बात है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं डायरेक्टली। ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट में मैंने जो पढ़ा था उसके बारे में बताते हैं आपको। मैंने लास्ट में आपको पढ़ा था संविधान का परिचय। संविधान का परिचय, संविधान का परिचय। ठीक। अब इसमें मैंने बताया था उत्पत्ति। उत्पत्ति, बहुत जल्दी से मैं कुछ पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि संविधान जो शब्द है वो मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। संविधान की जो उत्पत्ति है वो मूल रूप से किस भाषा से शब्द संबंधित है? लैटिन। लैटिन, इसी को कहते हैं ग्रीक भाषा, और इसी को कहते हैं यूनानी भाषा।
ये बात मैं बता चुका हूं, ये मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द। तो मूल रूप से लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा में से कहते हैं कॉन्स्टिट्यूरे, कॉन्स्टिट्यूरे। और कॉन्स्टिट्यूरे से जो शब्द बना वो बना कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये शब्द है, ये अंग्रेजी का है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना अंग्रेजी। अब अंग्रेजी से सीधे भाषा हिंदी में आया, तो हिंदी में ये शब्द बना संविधान। हिंदी में क्या बना? संविधान। ये बात मैं आपको बता चुका हूं फटाफटा जी। हिंदी में ये शब्द क्या है? संविधान, ठीक है। तो संविधान का मतलब होता है, मैंने बताया था, संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान, यानी ऐसे अधिकार, ऐसे समान अधिकार जो सभी नागरिकों को बराबर प्राप्त हों, ठीक है। या हम कह सकते हैं समान अधिकार, समान अधिकार, समान अधिकार होगा या समान अधिकार प्राप्त होना, प्राप्त होना, समान अधिकार प्राप्त होना के मतलब है ये क्या कहलाएगा? संविधान, ठीक है। क्या कहलाएगा? संविधान। तो आपको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये मैंने लास्ट में बताया था। उत्पत्ति लैटिन या ग्रीक भाषा, इसे यूनानी भाषा में कहते हैं। मूल भाषा में यानी मूल शब्द, अगर पूछा जाए संविधान शब्द किस शब्द से बना है, तो किस भाषा के शब्द से बना है, तो लैटिन, ग्रीक, यूनानी। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो मूल शब्द क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूरे। कॉन्स्टिट्यूरे से जब ये शब्द बना, अंग्रेजी भाषा में आया, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। और कॉन्स्टिट्यूशन से ये हिंदी भाषा में बना, जिसे हमने हिंदी में संविधान कहा। और संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान, यानी सभी प्रकार के नागरिकों को समान अधिकार जो देता है उसे कहते हैं संविधान। ये बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। मैं आज रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि उस दिन जो लेक्चर था वो हमारा पूरा हो नहीं पाया था, बीच में थोड़ा साउंड की दिक्कत आ गई थी। आज वो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं उनको भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि संविधान जो है होता कितने प्रकार का है। एक हेडिंग डालेंगे, संविधान का वर्गीकरण। ये भी मैं बता चुका हूं, लेकिन तब भी मैं थोड़ा थोड़ा आज रिवीजन ही करा रहा हूं। ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था ये दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। दो प्रकार में एक आपका है प्राचीन संविधान, और प्राचीन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराना है, एक्चुअल में इसका नाम है मौखिक, प्राचीन या मौखिक संविधान, ठीक। और हमने कहा था कि प्राचीन या मौखिक संविधान जो है वो दुनिया में सबसे पहली बार लागू हुआ, यानी प्रथम बार, ये प्रथम बार अपनाया गया था, प्रथम बार अपनाया गया। और ये कहां प्रथम बार अपनाया गया था? तो मैंने बताया था ब्रिटेन में, ब्रिटेन में। इसीलिए ब्रिटेन को संविधान की जननी, संविधान की क्या कहते हैं? जननी। और किसी भी देश में, ठीक है, एक प्रश्न आता है कि दुनिया में सबसे पुराना देश जहां संविधान लागू हुआ, तो भी ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन ने से सबसे पहले अपनाया, ठीक है, प्राचीन फॉर्म में अपनाया, इसलिए प्राचीन संविधान वाला देश, प्राचीन संविधान वाला देश। तो प्राचीन संविधान वाला देश भी, प्राचीन संविधान वाला देश भी और कोई देश नहीं है। वो कौन सा देश है? ब्रिटेन। तो ये बात बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि ब्रिटेन ने ही सबसे पहले अपने यहाँ संविधान बनाया, इसीलिए इसे हम संविधान की जननी कहते हैं। और पहला जो टाइप है वो मौखिक संविधान। मौखिक इसलिए क्योंकि पहले लिखित प्रक्रिया में था नहीं, लिखने के दस्तावेज नहीं थे। और प्राचीन इसलिए कह दिया क्योंकि ये पुराना है, ठीक है। जो संविधान का दूसरा वर्जन आया उसे कहते हैं लिखित। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं लिखित संविधान। क्या कहते हैं? लिखित, ठीक।
तो लिखित संविधान जो था, इसी को हम कहेंगे आधुनिक संविधान। ये आधुनिक संविधान भी है। अब लिखित संविधान किसके आधार पर है? लेखन के आधार पर। इसमें सब ब्यौरा लिखित है, तो कह दिया लेखन के आधार पर। ठीक। अब लिखित संविधान ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होगा। तो बड़ा संविधान कौन सा? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्रमाणिक संविधान। तो ये भी आपका लिखित संविधान है, ना कि मौखिक, क्योंकि मौखिक में सारी चीजें सिर्फ नियमावार सिर्फ दोहराई गई हैं, लेकिन वहां कोई वर्णन नहीं किया गया। तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ज्यादातर जब देश स्वतंत्रता, यानी ज्यादातर देश जब विभिन्न देशों के गुलाम थे, दुनिया में सबसे ज्यादा देशों को गुलाम किया ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन ने जब 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास जब वहां के देशों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, तो धीरे धीरे जब देश स्वतंत्र हुए तो उन्होंने मौखिक संविधान ना अपनाकर अपने अपने देशों में कैसा संविधान अपनाया? लिखित संविधान अपनाया। तो ज्यादातर देश जब स्वतंत्रता के बाद आए, ठीक है, तो उन देशों ने अपने अपने देशों में संविधान कैसा अपनाया? वैसा अपनाया था लिखित। तो कहेंगे लिखित संविधान, लिखित संविधान अपनाया गया। तो यहां प्रश्न एक ही बनता है कि दुनिया में अधिकतर देश कैसे हैं? तो अधिकतर देश जो हैं वो लिखित संविधान को फॉलो करते हैं। अधिकतर देश किस संविधान को मानते हैं? ठीक है, लिखित संविधान को मानते हैं। तो भारत भी एक लिखित संविधान वाला भी देश है, लेकिन दुनिया का एकमात्र देश, अभी दुनिया में ब्रिटेन के अलावा भी एकमात्र ऐसा देश है जहां संविधान कैसा माना गया है? मौखिक। ठीक है। तो अभी भी एक देश और है ब्रिटेन के अलावा, एक देश और है जिसका नाम है इजराइल। याद रखिएगा, इजराइल मौखिक संविधान लागू करने वाला देश है। मौखिक संविधान लागू किया, यानी इसने भी मौखिक संविधान लागू किया। पहले ब्रिटेन ने किया, फिर इजराइल। दुनिया में दो ही देश हैं, एक पहले ब्रिटेन है, दूसरा इजराइल है, जहां मौखिक संविधान लागू है, जहां नियमानुसार कोई पद्धति नहीं है। ठीक है। अब नियमानुसार कोई पद्धति नहीं है तो हम इसको ना छोटा कह सकते हैं ना इसको बड़ा कह सकते हैं। अब लिखित अपोजिट है, मॉडर्न है, सब चीजें व्यवस्थित हैं, तो इसलिए शब्दों की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए हम बड़ा संविधान और अच्छा संविधान लिखित संविधान को मानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि दुनिया के ज्यादातर देश लिखित संविधान को ही अपनाते हैं, भारत भी इसी का उदाहरण है। ठीक है। तो मौखिक संविधान की ज्यादातर फैक्ट क्लियर हो ही नहीं सकते, मौखिक संविधान के ज्यादातर नियम निश्चित नहीं हो सकते, दो ही देशों में है। तो लिखित के बहुत सारे नियम हैं, हम उन पर अभी चर्चा करेंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या मैंने बताया था आपको पॉइंट पढ़ना है, यहां पर हम कहेंगे मौखिक संविधान वाले देश। मौखिक संविधान वाले देश दो ही हैं, एक है ब्रिटेन और एक है इजराइल। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तो दुनिया के अधिकतर देश जो हैं वो लिखित संविधान वाले हैं। लिखित संविधान वाले देश, तो हम कहेंगे बड़े बड़े जितने भी देश हैं वो सभी हैं, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, ब्राजील,
फ्रांस आदि। तो ज्यादातर जितने भी देश हैं वो सब इसी में है। ठीक। अब प्रश्न आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि मौखिक में तो बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता, मौखिक में पुराना जरूर कह सकते हैं, ब्रिटेन ने पहले लागू किया, इजराइल ने बाद में लागू किया, लेकिन हम लिखित में कह सकते हैं। तो लिखित संविधान में अगर बात करूं, लिखित में सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा, वो संविधान है भारत का। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, जिसमें 1,46,000 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 1,46,000 शब्द हैं। ठीक है, भारत के संविधान में। दूसरा अगर मैं बात करूं, यहां लगभग 24 भाग हैं। ठीक है, अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुच्छेद जो आर्टिकल हैं वो हैं लगभग 395। ठीक है, इसके अलावा यहां अनुसूचियां, अनुसूचियां 12 हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं लगभग हमारे संविधान में। और संशोधन हमारे संविधान में लगभग 106 हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा है, ये लिखित किया था बड़ा। अब छोटे की मैं बात कर लेता हूं। तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, एक यूरोपीय देश है जिसका नाम है मोनाको। मोनाको, मोनाको के संविधान में केवल 3814 शब्द हैं। कितने? अब बताइए, भारत के संविधान में 1,46,000 और मोनाको के संविधान में सिर्फ 3814 शब्द है। ठीक है, अमेरिका का संविधान पुराना जरूर है हमसे, लेकिन अमेरिका का संविधान हमसे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान, ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान, पुराना शब्द तो लगा है, पुराना का मतलब प्राचीन हो जाता है, लेकिन लिखित लगा दिया, तो आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान या मौखिक संविधान आ रहा है केवल। ठीक, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रिटेन जाएगा, लेकिन पूछा जाए दुनिया का सबसे पुराना संविधान लिखित रूप में है, तो फिर अमेरिका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा प्रश्न, क्या? पुराना, पुराना और लिखित संविधान, लिखित संविधान, पुराना लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पुराना और लिखित जो संविधान है वो संविधान है अमेरिका का, यानी यूएसए का। ठीक, अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है, हालांकि बड़ा संविधान नहीं है, क्योंकि इसके संविधान में भी लगभग 4400 शब्द हैं। भैया मोनाको के में 3800 के लगभग हैं और इसमें 4400 शब्द हैं, बड़ा नहीं है, लेकिन भारत से पुराना सब संविधान है, क्योंकि भारत से पहले ये आजाद हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो स्क्रीन शॉट भी लेते जाइए और कमेंट जरूर करिए। कमेंट अगर तुरंत नहीं देख पाएंगे तो जब वीडियो को आप लोग देखेंगे, जब मैं वीडियो को देखूंगा तो मैं कमेंट का आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग हम लोगों से जुड़े रहें। ठीक है, आप रेगुलर समय से वीडियो को देखते रहें, आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बात कर लेता हूं विशेषताओं की। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें मैंने मोटे मोटे तरीके से लास्ट रन पर आपको बता दी थी, लेकिन पिछला वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत की वजह से बीच में ही मुझे छोड़ना पड़ा, वो पूरा हो नहीं पाया था। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम अगले पॉइंट की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए, अब विशेषताओं की बात कर लेते हैं। अब देखो, मैं विशेषता पहले लिख देता हूं। समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, दूसरा, भारत का संविधान है
इसमें हम कह सकते हैं विस्तृत यानी बड़ा संविधान है, लिखित, विस्तृत लिखित, लेकिन ब्रैकेट में लिखिएगा मौखिक नहीं है। विस्तृत है, लिखित है, लेकिन मौखिक नहीं। ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, संप्रभुता, संप्रभुतावादी है, निष्पक्ष है, निष्पक्ष है, संसात्मक व्यवस्था द्वारा निर्मित, द्वारा निर्मित है। ठीक। एकल संविधान है, एकल है, नागरिकों की सुरक्षा करता है, की सुरक्षा सुरक्षा करता है। ठीक। उसके बाद संघीय, है संघीय और अर्धसंघीय, संघीय और अर्धसंघीय संविधान, अर्धसंघीय संविधान। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एकात्मक है, एकात्मक संविधान, इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, ठीक, का अधिकार, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, अधिकार देता है। और उसके अलावा हम कह सकते हैं बहुत सारे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तत्व व नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार। देखिए भाई, अधिकार जो हैं या आपको संविधान द्वारा निर्मित जो अधिकार हैं वो निश्चित नहीं है, बहुत सारे अधिकार हैं, जितने चाहें उतने पढ़ें उतने कम पड़ जाएंगे, ऐसे मान के चलिए आप लोग। ठीक है, तो अनलिमिटेड अधिकार हैं और विशेषताएं भी इसकी बहुत सारी हैं। तो हम प्रमुख विशेषताओं पर एक बार जरूर चर्चा कर लेते हैं। तो जल्दी से एक बार फटाफट आ जाइए सभी लोग। देखिए, अब हमने कहा था कि हमारा संविधान समानता। देखिए, संविधान की परिभाषा यही है कि सभी लोगों को समान मिलने वाले अधिकार, यानी प्रत्येक नागरिक को जो समान अधिकार दिए जाते हैं उसे ही तो संविधान कहते हैं। तो इसका मतलब चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति का हो, मजहब का हो, हर व्यक्ति को, जो भी भारत का नागरिक है, हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है। यहां तक कि
भारत के नागरिकों को तो संविधान अधिकार देता ही देता है, लेकिन आगे चलकर जब हम मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो मौलिक कर्तव्य वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार केवल मूल रूप से उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो भारत का नागरिक हो, ठीक है। लेकिन भारत के नागरिक के अलावा कोई विदेशी नागरिक भी होते हैं। कोई विदेशी व्यक्ति भारत में घूमने आता है, वो भारत का तो नागरिक नहीं है, लेकिन नागरिक तो है, लेकिन उसको भी सरकार द्वारा अधिकार दिए गए हैं, संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं। उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी मोटे तरीके से समझना है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है, भारत में रहता है, ठीक है, तो चाहे वो कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, जाति का हो, धर्म का हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार है। क्या हुआ? समानता, ठीक है। तो समानता का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में जोड़ा गया है। दूसरा, स्वतंत्रता। आपको हर प्रकार की भारत में स्वतंत्रता है। जैसे समानता है तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं, तो वैसे ही आप अपनी बात को रख सकते हैं। चाहे बोलने की स्वतंत्रता हो, ठीक है, चाहे लिखने की स्वतंत्रता हो, ठीक है। बोलने का मतलब स्पीच से संबंधित हो, लिखने का मतलब अगर आप कोई राइटर हैं, अगर आप कोई लेखक हैं, या फिर आप कोई पत्रकार हैं, तो आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा शिक्षा की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। इसके अलावा बात कहने की स्वतंत्रता हो गई, जान बचाने की स्वतंत्रता हो गई, अच्छा कार्य करने की स्वतंत्रता हो गई, बिजनेस करने की स्वतंत्रता हो गई, नौकरी, हर प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत में दी गई हैं, ठीक है। तो हालांकि स्वतंत्रताओं का हम ज्यादा वर्णन मौलिक अधिकार में करेंगे, ठीक है। तो भारत का संविधान समानता भी देता है, स्वतंत्रता भी देता है, शिक्षा का अधिकार भी देता है। यानी हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, और वो इसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि अगर बच्चा भारत का नागरिक है तो उसे शिक्षा लेने का अधिकार मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति, मुख्यतः अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देता, ठीक है, या उसका स्कूल में एडमिशन नहीं कराता, तो उसके अगेंस्ट भी सरकार द्वारा कार्रवाई करने के प्रावधान है। भारत सरकार ने शिक्षा को बेहतर करने के लिए संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A में जोड़ा था। और इसी के बाद इसी के आधार पर सरकार ने अनुच्छेद 21A में ही एक और अधिनियम बनाया, एक्ट बनाया, ठीक है। और उस एक्ट को हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इसको सरकार ने पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया। और आज के समय में हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो एक लाइन में मैं थोड़ा सा भी बता देता हूं कि जो अनुच्छेद क्या है, संविधान में जो नियम है, संविधान पूरा एक मोटा चिट्ठा है जिसमें हर प्रकार के कानून दिए हैं। तो संविधान में जो नियम है, उन नियमों का जो क्रम है, क्रमांक है, सीरियल है, 1 2 3 4 5 6 से लगाकर 195, मैंने बताया था 395 तक, ठीक है। तो ये जो 395 तक का सीरियल है, यही कहलाता है आपका क्या, आपका पूरा कहलाता है संविधान, ठीक है। तो ऐसे ही संविधान में अलग अलग अनुच्छेद हैं। उसी अनुच्छेद में एक अनुच्छेद बनाया था सरकार ने 21A, ठीक है। तो उसी आधार पर सरकार ने एक अनुच्छेद बनाया, और अनुच्छेद से बाद में सरकार ने एक बनाया अधिनियम। अधिनियम क्या होते हैं कि किसी भी कानून में, एक लाइन सुनेंगे, अनुच्छेद और अधिनियम। अनुच्छेद तो मैंने बता दिया। अनुच्छेद का मतलब क्या है कि संविधान में वर्णित जो नियम है, कानून है, उनको सीरियल वाइज अगर हमने पिरोया या रखा, वो कहलाते हैं अनुच्छेद। लेकिन किसी भी अनुच्छेद के आधार पर कोई भी एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के आधार पर कोई एक नया नियम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्ट। जैसे मान के चलिए मैंने एक शिक्षा का नियम बनाया कि भैया कि मुझे एक दिन मंडे को डेली पॉलिटी पढ़ानी है, तो मंडे का मैंने दिन डिसाइड कर दिया पॉलिटी का। अब हो सकता है पॉलिटी को में भी आपको दिक्कत आ रही हो, तो हमने कहा कि मंडे का तो हमारा पॉलिटी का दिन ही रहेगा, वो निश्चित हो गया। जैसे मान के चलिए सीरियल नंबर 1 वो निश्चित हो गया कि भाई वीक का पहला डे मंडे है, तो उस दिन हम पॉलिटी ही पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत हो या ना हो। अब हमें बहुत सारी चीजों में समस्याएं आ रही हैं, या बच्चे को बहुत सारी चीजों में समस्याएं आ रही हैं, तो हम उसका निराकरण करने के लिए कोई और एक दिन अलग से डिसाइड कर लें, और कभी कभी हम उस पर काम कर लें, अलग से अतिरिक्त समय दें। तो अतिरिक्त समय में कुछ हम अतिरिक्त नियम बनाएंगे, वो अतिरिक्त नियम ही क्या कहलाते हैं, एक्ट। क्या कहलाते हैं, एक्ट। तो सरकार क्या करती है, किसी भी एक नियम के आधार पर एक बड़ा कानून बनाती है, और वो बड़ा कानून एक अनुच्छेद के आधार पर तैयार होता है, वो कहलाता है एक्ट, ठीक है। तो चलिए, ये था पहला पॉइंट। दूसरा है कि भारत का संविधान मौखिक संविधान है। भारत का संविधान मौखिक संविधान है और लिखित संविधान है। ये आपने अलग अलग जगह पढ़ा देखा होगा, लेकिन मैंने साफ साफ लिखा है भारत का संविधान विस्तृत है, ठीक है। विस्तृत इसलिए है, दुनिया में इससे बड़ा कोई संविधान नहीं है। लिखित है क्योंकि इससे बड़ा संविधान लिखित नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों ने संविधान को लिखित रूप में अपनाया, पीछे बताया मैंने, लेकिन इससे बड़ा संविधान लिखित नहीं है, इसलिए हम इसको मौखिक नहीं कहेंगे, केवल लिखित और विस्तृत कहेंगे, ठीक है। मौखिक भारत का संविधान नहीं है, ये बात याद रखिएगा। एक प्रश्न भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है, तो आपका याद रखिएगा कि भारत की समानता, भारत में स्वतंत्रता, भारत में शिक्षा, भारत में रोजगार, भारत में स्पीच, हर प्रकार के अधिकार है। भारत का लिखित संविधान है, विस्तृत है, लेकिन भारत का संविधान मौखिक संविधान नहीं है। ये पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझ लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब तीसरा हमारा है संप्रभुतावादी निष्पक्ष संस्थात्मक व्यवस्था द्वारा निर्मित। संप्रभुतावादी का मतलब है हर व्यक्ति को समानता, संप्रभुता का मतलब समानता के आधार पर देखा जाता है, किसी भी व्यक्ति को भेदभाव की नजरिए से नहीं देखा जाता। और संप्रभुता का मतलब है समान बात रखने वाला संविधान। तो ऐसा संविधान भारत का संविधान है, इसलिए हम इसको संप्रभुतावादी कहते हैं। निष्पक्ष का भी मतलब है कि किसी के साथ कोई भेदभाव हमारा संविधान नहीं करता, यहाँ हर व्यक्ति के लिए बराबर अधिकार हैं। और जो हमारे समाज में दलित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनके लिए संविधान में विशेष आरक्षण की व्यवस्था भी करी है, जिसके कारण से जो पिछड़े लोग हैं वो संविधान के द्वारा बराबर वाले लोगों के साथ अपना मुख्यतः पूरा कार्यक्रम बना सके। ठीक है, तो निष्पक्ष संविधान कहलाता है। ये निष्पक्षता को रिप्रेजेंट करता है। संस्थात्मक व्यवस्था द्वारा निर्मित है, यानी ये जो जितने भी नियम हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मूल नियम तो वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे, लेकिन समय समय पर संसद इन नियमों पर वेरिफिकेशन करती है। किसी भी नियम को अच्छा करना है तो उसमें संशोधन करती है, कोई नियम अगर अच्छा साबित नहीं हो रहा है तो उसको समाप्त भी करने का अधिकार रखती है। तो जो भी नियम हमारे यहाँ हम लोगों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, आपके लिए बनाए गए हैं, वो सब संसद के द्वारा बनाए गए। तो यहाँ लिखा है संस्थात्मक व्यवस्था द्वारा निर्मित, यानी हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन संसद पर ही आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एकल नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। एकल का मतलब इसलिए है कि भारत का संविधान कैसा है, सभी के लिए एक समान, मतलब सभी समानता तो है ही है, सभी के लिए एक जैसा है, कहीं अलग अलग इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए एक जैसा है। नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही तो संविधान बनाया गया है। ठीक है, तो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना भी इसकी विशेषता है। अगला संघीय अर्थसंघीय, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत जो है वो दरअसल में एक संघ है। भारत क्या है, एक संघ है। यहां पर आप मुख्यतः इसको समझेंगे, जैसे जैसे हमारी हथेली आपको दिख रही होगी साफ साफ, इस हथेली में 5 उंगलियां हैं। ठीक है, ये 5 उंगलियां अलग अलग रूप में है। ठीक, जब ये 5 उंगलियां हैं तो इनके हम अलग अलग नाम देंगे, 1 2 3 4 5। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे, जब इनको मिला देंगे, मुट्ठी बांधेंगे, तो ये पूरी की पूरी जो बंधी हुई मुट्ठी है, इसे कहेंगे मुख्यतः हाथ की एकता। यानी जब ये उंगलियां मिल गई तो इस मुट्ठी द्वारा इस हाथ की एकता एक जगह हो गई, सारा फोर्स एक जगह लग गया, तो ये बना क्या, संघ। क्या बना, संघ। ठीक, तो भारत एक कैसा है, संघ है। संघ का मतलब जिसमें मुख्यतः भारत अलग अलग राज्यों में डिवाइड है। ठीक है, केंद्र और राज्य अगर दोनों शक्तियां आपस में मिला लें तो वही क्या कहलाता, संघ। भारत का मुख्यतः संविधान मुख्यतः ये कहता है कि भारत दरअसल में संघों का समूह है। भारत क्या है, ये सब क्या है, 1 2 3 4 5, ये अलग अलग प्रकार के क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सभी संघ हैं। और जब संघों का समूह मिल जाता है तो कहलाती है संघीय व्यवस्था। क्या कहलाती है, संघीय व्यवस्था। तो इसलिए अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। किसका संघ है, राज्यों का संघ है। इसमें कई सारे राज्य इंक्लूड हैं और इसी को हमने कहा संघीय व्यवस्था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो देश की व्यवस्था है वो 2 तरीके से डिवाइड है। हमारे यहाँ सरकारें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो केंद्रीय और एक होती है राज्यीय। ठीक है, एक केंद्रीय और एक होती है राज्यीय। ठीक है, दो बढ़िया से दोनों को समझ लीजिएगा, केंद्रीय और राज्यीय। ठीक है, तो केंद्र का मतलब केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरण प्रक्रिया, राज्य का मतलब राज्य में अलग अलग प्रकार की सरकारें होती हैं, तो राज्य अपने अपने तरीके से नए नियमों को बनाती हैं। कुछ अधिकार ही राज्यों को हैं, सारे अधिकार तो राज्यों को नहीं है, ये मैं आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम केंद्रीय और राज्यीय प्रक्रियाओं को भी संघीय व्यवस्था कह देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसे मान के चलिए केंद्र और राज्य हैं जरूर एक ही, केंद्र और राज्य से मिलकर ही देश बनता है, संविधान बनता है, लेकिन हमेशा केंद्र और राज्य एक जैसे विचारों पर सहमत नहीं होते। जैसे परिवार चाहे कितना भी यूनिट है, परिवार में चाहे कितनी भी एकता क्यों ना हो, परिवार में अलग अलग प्रकार के जब लोग होते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोगों में अलग अलग प्रकार के मनमुटाव आते रहते हैं। कोई परिवार का व्यक्ति अलग प्रकार के नियमों को चाहता है, कोई परिवार का व्यक्ति अलग प्रकार के नियमों को चाहता है। जैसे मान के चलिए आपके परिवार में 2 भाई हैं, तो एक पिता की बात से सहमत हो भी सकते हैं और दूसरा पिता की बात से सहमत ना हो, तो एक ही परिवार के अंग हैं लेकिन फिर भी दोनों क्या हैं, अलग अलग, उनमें वैचारिक मतभेद हैं। तो वैसे ही राज्य हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो केंद्र की योजनाओं के आधार पर काम करते हैं, केंद्र की वेरिफिकेशन नीति के आधार पर काम करते हैं, लेकिन कुछ राज्य हमारे भारतीय संविधान में ऐसे भी हैं जो चुनाव प्रक्रिया के बाद जीत जाते हैं और वो केंद्र के विरोध में काम करते हैं। अब यहाँ विरोध का मतलब ये नहीं कहा, विरोध के मतलब भी 2 होते हैं। हो सकता है कि केंद्र द्वारा किए गए कार्य ही अच्छे ना हो, इसलिए राज्य को ये कानून पसंद ना हो, इसलिए राज्य केंद्र की बात का विरोध कर रहा है।
और एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि राज्य को केंद्र पसंद ना हो, इसलिए वो हर बात का विरोध करेगा। किसकी विरोध करेगा? केंद्र के हर कानून का क्या करेगा? विरोध करेगा। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में समस्या ये आई कि केंद्र और राज्य के बीच में एक पारस्परिक संबंध जो बना, जैसे पिता और पुत्र के बीच में होता है, वो संबंध उतना मजबूत नहीं बन पाएगा। तो भारत संघीय होगा। संघीय कब होगा? जब केंद्र राज्य सब मिलेंगे। लेकिन वो संघ में तो है, इकट्ठा तो है, लेकिन इकट्ठा होने के बावजूद भी वो एकजुट विचारों के आधार पर नहीं होता। और इसलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान दरअसल में है तो संघीय, केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर ये एक देश बनाता है, और लेकिन फिर भी ये संघीय ना होकर कैसा है? अर्ध संघीय। ठीक है, अब मैं उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक परिवार में 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। इसमें से कुछ बच्चे जो हैं अपने पिता की बात से सहमत हैं, अपने परिवार की बात से सहमत हैं। कुछ ऐसे हैं जो कम सहमत हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सहमत नहीं है। तो एक ही छत के नीचे, एक ही घर में वो सारे पिता पुत्र रहते हैं और एक दूसरे की बात भी मानते हैं, लेकिन फिर भी वैचारिक मतभेद उनमें हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नाम के ही ये वैचारिक मतभेदों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में मुटमटाव है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अर्धसंघीय। ठीक है, और वहां परिवार के आधार पर इसी को कह देंगे अर्ध परिवारीय संविधान, यानी आधे परिवार के नियम। यानी परिवार तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। तो ज्यादातर जो संविधान के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान एक्चुअल में है तो संघीय, लेकिन संघीय से ज्यादा ये अर्ध संघीय को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्ध संघीय को। चलिए हम इस पर भी बात कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा? तो याद रखिएगा, अगर संघीय असंघीय दोनों आए तो ऑप्शन आप या तो दोनों का ऑप्शन लगा दो तो दोनों का हो जाएगा कि भारत का संविधान है, संघीय है, अर्ध संघीय है, दोनों है, कोई नहीं, तो आप दोनों लगा देंगे। और अगर एक ही ऑप्शन आता है संघीय, अर्ध संघीय, या दो में कुछ और आता है तो अर्ध संघीय लगाइएगा, संघीय मत लगाइएगा। इसके अलावा इसमें 2 प्रॉपर्टी और आती हैं कि भारत का जो संविधान है वो आपका कठोर और लचीला है। कैसा? भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला। कठोर और लचीला। कठोर और लचीला। ठीक, तो कठोर संविधान इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए हैं। और लचीला इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपको जल्दी स्वतंत्रता देते हैं। आप उन कानूनों का अगर प्रयोग करते हैं तो आप जल्दी से उनसे छूट जाते हैं। लचीले का मतलब होता है सरल। जैसे हमारे यहाँ बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे कुछ लचीली व्यवस्थाएं इसलिए बनाई गई जिससे भारत के नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे अधिकार हैं। जैसे मैं छोटा एक अधिकार बताता हूं, क्या कि अगर, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई महिला, ठीक है, अगर कोई महिला, ठीक है, और खासकर अगर वो गर्भ धारण किए हुए, ठीक है, और अगर वो क्राइम कर देती है, ठीक है ना, तो उस महिला को आप शाम के समय में या रात के समय में गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसका वारंट हो या ना हो। समझ में आया? तो ये जो लचीला अधिकार दिया गया, सरल अधिकार दिया गया, ये महिलाओं के लिए दिया गया, ठीक है। लेकिन हम मान के चलिए महिला जानबूझकर इसका प्रयोग कर ले, क्या कि यार हम ऐसे दिन ही शाम के टाइम मर्डर कर दें जिससे हमारा कोई अरेस्ट ही ना कर पाए, ठीक है, तो ये लचीले कानून का उल्लंघन हो गया। कठोर कानून जैसे फांसी की सजा, भाई अधिकतम किसी व्यक्ति को सजा मौत की सजा दी जा सकती है। तो भारतीय संविधान में नियत है, अगर कोई व्यक्ति एक काम करे, दो काम करे, तीन काम करे, अधिक से अधिक कुछ भी काम करे, गलत काम करे, तो उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। और फांसी की सजा देना, ठीक है, कठोर कानून को रिप्रेजेंट करता है। और उसी फांसी की सजा को राष्ट्रपति द्वारा मुख्यतः एक अधिकार के रूप में बदल दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति महोदय चाहें, ठीक है, तो उस कठोर व्यक्ति को, यानी कठोर संविधान के आधार पर किसी क्रिमिनल व्यक्ति को फांसी की सजा कोर्ट ने दी है, तो राष्ट्रपति महोदय उसकी फाइल का वेरिफिकेशन करने के बाद उसकी सजा को माफ कर सकते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो या ना हो। क्रिमिनल होगा, फांसी तो तभी होगी, ठीक है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति अगर ऐसा करता है तो राष्ट्रपति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लचीला को। तो भारत का संविधान दोनों प्रकार का है, कठोर भी है, लचीला भी है। लेकिन ये याद रखिएगा, भारत का संविधान ना तो पूर्ण लचीला है और ना ही पूर्ण कठिन, मतलब ना तो 100% कठोर है, ये हर जगह कठोर नहीं है, कहीं कहीं कठोर है, और ये हर जगह ही लचीला है, हर जगह आपका लचीला भी नहीं है और हर जगह आपका ये कठोर भी नहीं है। इसलिए हम कहेंगे केवल भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है। लेकिन इसको ना हम कहेंगे आंशिक लचीला, और हम इसको कह सकते हैं आंशिक कठोर। तो आंशिक कठोर या आंशिक लचीला तो कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण शब्द नहीं लगाएंगे, ना तो कठोर के आगे और ना ही आप किसके आगे लगाएंगे, ठीक है, लचीले के आगे। तो दो शब्द आप जरूर याद रखिएगा, कठोर, लचीला, और यहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब मैं अगले की बात कर लेता हूं, ठीक है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि ये पॉइंट बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब छठे पर, वो सातवें बात है, छठे पे बाद में आएंगे, ये थोड़ा बड़ा है। तो भारतीय संविधान एक है, मैंने कहा भारत संविधान एकल है, भारत के रहने वाले सभी लोगों के लिए एक ही अधिकार है, एक ही कानून है, एक ही नियम है, इसलिए भारतीय संविधान कैसा है, एकल संविधान है, एकात्मक संविधान है, ठीक है। और न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति, भारत का जो रहने वाला व्यक्ति है, उसे न्याय मिलने का पूरा अधिकार है, यानी उसको न्याय संविधान द्वारा मिला जाएगा, ये अधिकार भी हमें संविधान देता है। इसके अलावा अगर कोई कोर्ट गलत निर्णय दे देता है या सामने वाला उस व्यक्ति से संतुष्ट नहीं है, तो छोटे न्यायालय द्वारा, जैसे जिला न्यायालय द्वारा, वो अपनी अपील जो है क्षेत्रीय न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में भी कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद भी वो अपना जो है न्यायिक पक्ष जांच करा सकता है और एक पुनरावलोकन फाइल कॉन्सेप्ट कर सकता है, कहां, सुप्रीम कोर्ट में। मतलब वो जज को एक या दो बार वेरीफाई कर सकता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट के बाद तो अब तो कोई कानून है नहीं, तो एक बार हमारी फाइल आप दोबारा देख लीजिए, एक बार विचार कर लीजिए। ये सारे अधिकार हमें भारत सरकार द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिले गए हैं। तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार डिपेंड करता है। इसी से एक शब्द आता है न्यायिक समीक्षा में, न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब जो आपने न्याय दिया है उस न्याय से मुख्यतः पक्ष मजबूत नहीं है, न्याय से वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो आप एक बार दोबारा इसका रिव्यू करिए और दोबारा से न्याय दीजिए, ठीक है। तो उसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ये भी हमारे संविधान में दिया गया है। अब जरा हम इनको देख लेते हैं। ये शब्द पहले कुछ समझ लीजिए, मौलिक अधिकार। देखिए, ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, यानी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, भारत का नागरिक है भाई, जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो उसे नागरिकता जो मिलेगी वो उसके पिता के आधार पर मिलेगी, क्योंकि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस वक्त मुख्यतः जो बच्चा है वो पिता के आधार पर आया, ठीक है, और उसे पिता का नाम मिल गया। तो इसका मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तो पिता के नाम के आधार पर ही वो बच्चा भारतीय बन गया। तो ऐसे अधिकार जन्म के समय जो मिलते हैं उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। यानी एक बच्चे का जन्म हुआ, उसको सारे अधिकार मिल गए अपने आप, ऑटोमेटिक, मौलिक अधिकार दिलाने नहीं पड़ते, मौलिक अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। तो ऐसे अधिकार जो किसी बच्चे को जन्म से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार। अब एक शब्द है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक का मतलब होता है शुरुआत। तो मौलिक अधिकार का मतलब हमारे अधिकार जो ऑटोमेटिक हमें जन्म से मिले हैं, और कर्तव्य का मतलब क्या है, मौलिक कर्तव्य यानी शुरुआत से आपके कर्तव्य। जैसे आपको अधिकार जन्म से मिले होते हैं, क्या, जैसे छोटे हैं तो बोले मम्मी से अधिकार है, बोले भूख लगी तो खाना खाना, ठीक, मम्मी से अधिकार है, पापा से अधिकार है नए कपड़े लेना, मम्मी से अधिकार है कि हमें खिलौने लेना। सारे प्रकार के अधिकार आपको मम्मी पापा या परिवार से प्राप्त होते हैं। वैसे ही आपका भी तो मम्मी पापा के लिए कुछ दायित्व फर्ज है या नहीं है, ठीक है। मम्मी ने एक गिलास पानी मांगा तो आपका दायित्व क्या है, मम्मी को फटाफट एक गिलास पानी दो आके, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि अधिकार तो ले लेते हैं लेकिन कर्तव्य का दायित्व नहीं करते। तो ऐसे ही भारत सरकार ने कहा है कि जिस प्रकार से नागरिकों को जन्म से अधिकार दिए जाएं, उसी तरीके से सरकार ने नागरिकों के लिए भी कुछ दायित्व दिए हैं कि ये दायित्व आपके लिए हैं, आप भारत के नागरिक हैं और आपको इन दायित्वों का पालन करना होगा। अब इसको हम पढ़ाऊंगे अलग अलग। मौलिक अधिकार जो है वो संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं और भाग 3 में है, और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 में। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों जो अधिकार हैं वो भी हमारे संविधान में दिए गए, मतलब आपको भी मिले हैं और आपका भी दायित्व देश के लिए है। तो हम अपने दायित्व की तो बात नहीं करते, हम सरकार से हमेशा उम्मीद करते हैं कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, सरकार को ऐसे करना चाहिए। आप सरकार के लिए क्या कर रहे हैं, आप सरकार को बेहतर करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, आप देश को मजबूत करने के लिए काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सरकार से तो उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है। जैसे एक परिवार में पुत्र हमेशा अपने पिता से उम्मीद करता है कि पापा हमें ये करें, पापा हमें मकान लें, पापा हमें मुख्यतः कुछ पैसे दे दें बिजनेस करने के लिए। लेकिन हम कभी सोचते हैं कि हमने पिता के लिए क्या किया, ठीक है। हम बुढ़ापे के समय में उनको खाना देने से भी बचते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम अधिकार तो ले लेते हैं लेकिन हम अपने दायित्व भूल जाते हैं। तो दायित्व भी नहीं भूलने चाहिए हमें। तो हमारे पास अधिकार भी हैं, दायित्व भी हैं, दायित्व को कहते हैं कर्तव्य, ठीक है। तो अब अगला बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है कि हर राज्य, यानी राज्य का मतलब प्रदेश है, प्रांत है। तो हर राज्य का मतलब, अब यहां राज्य का मतलब स्पेसिफिक नहीं, आप ऐसे कहें कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार, सभी राज्यों के लिए कॉमन नियम है क्या, कोई भी राज्य हो, हर राज्य के दायित्व हैं कि वह अपने नागरिकों को अधिकार दे। कैसे अधिकार दे, ऐसे अधिकार दे जिससे उस नागरिक का भला हो, ठीक है। मतलब नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसके लिए राज्य का दायित्व है कि राज्य उन्हें ऐसे अधिकार उपलब्ध कराए जिन अधिकारों का शोषण कोई व्यक्ति करता है। यह दायित्व किसका है, राज्य सरकार का, और इसी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मोटा मोटा समझिएगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए आपका कोई शोषण कर रहा है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और किसी प्रॉपर्टी पर आप 10 साल से नहीं गए, किसी गुंडे ने, किसी
दुष्ट व्यक्ति ने आपकी प्रवृत्ति पर या प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, तो आप क्या करेंगे भाई? मदद मांगेंगे ना, आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। अब वो प्रॉपर्टी आपको हो सकता है आपको अपने पिता से मिली हो, पिता एक्सपायर होने के बाद वो आपके नाम आ गई, तो आप अपने प्रॉपर्टी का संरक्षण लेंगे नहीं लेंगे? पुलिस के पास जाएंगे, केस करेंगे, तो पुलिस मदद आपकी करेगी, न्यायालय आपका मदद करेगा। तो वो जो न्यायालय आपकी मदद कर रहा है वो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का कोई हरण नहीं होता, कोई संरक्षण होता है और उसे कोई दिक्कत नहीं होती, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दिलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक ही मौलिक अधिकार से मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए राज्य के क्या बने हैं? कुछ आवश्यक नियम, और उन्हीं को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे हम पढ़ेंगे संविधान के 22 भाग में से भाग नंबर 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट आपने बताया था नागरिकता का अधिकार, तो हर व्यक्ति को नागरिकता दी है। नागरिकता हमेशा भारतीय नागरिक है तो जन्म से मिलती है, कोई दूसरा व्यक्ति है, किसी दूसरा देश का रहने वाला व्यक्ति है, तो वो हमारे यहाँ अप्लाई करके भारत की नागरिकता को ले सकता है। अब नागरिकता को लेने के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग नंबर 2 में है और इसको हम अनुच्छेद 5 से 11 में पढ़ेंगे, ये भी एक अलग टॉपिक है। अभी आपको याद रखना है कि नागरिकता का अधिकार भी संविधान द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पर आ जाता हूं, क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही शब्द है, समाजवादी एक शब्द है और एकता और अखंडता एक शब्द है। ठीक है, देखिए आपको मोटा मोटा तो पता ही होगा कि ज्यादातर नियम संविधान में मूल रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय बनाए थे या तैयार किए थे, अलग अलग देशों के संविधानों को अध्ययन करके, जब हमारा संविधान सभा द्वारा बनाया जा रहा था, जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। ठीक है, और 27 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया या अंगीकृत हो गया। ठीक, तो उन्होंने कुछ नियम संविधान में डाल दिए, अलग अलग देशों से अलग अलग नियमों को, और उसके बाद ये अधिकार दिया कि आप अपने देश में संविधानों को या अपने देश में कानूनों को रिव्यू करेंगे और आवश्यकता के अनुसार इनमें संशोधन करेंगे। और संशोधन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक अनुच्छेद दिया था हमें, और इस अनुच्छेद का यूज हम आज भी करते हैं, जिसका नाम है अनुच्छेद नंबर 368। इसे कहते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाएगा कि अगर कोई कानून, कोई अनुच्छेद सही से अप्लाई उस समय नहीं हो रहा है, तो सरकार उसके लिए संसद में एक प्रस्ताव रखेगी और संसद के दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा में उसका बिल रखा जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा, उसमें दोनों सदनों के सांसद उसे पास कर देंगे और राष्ट्रपति महोदय उसे वेरीफाई कर देंगे, राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, तो वो कानून बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये कॉमन पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए पॉलिटी में। ठीक है, आगे भी मैं बताऊंगा इसकी कहानी कैसे होती है, अभी तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। ठीक है, अभी आप मान के चलिए एक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मेरे कहने का मतलब समझिएगा। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, जब संविधान बन रहा था तो उस समय पंडित नेहरू ने यह कहा क्या कि कुछ शब्द संविधान में जोड़े जाने चाहिए। उसमें से था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द है एकता और अखंडता। ये पंडित नेहरू ने उस समय वकालत की जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था। ठीक है, किससे कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत के संविधान में ये चीजें संभव नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भारत एक देश तो है लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक सहिष्णु देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहां सभी देशों यानी सभी धर्मों के लोगों को सभी प्रकार के समान अधिकार हैं। यहां ऐसा नहीं है कि भारत में ज्यादातर हिंदू रहते हैं, भारत में पहले भी हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, आज भी हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है भारत को केवल हिंदुओं के ही अधिकार हैं। भारत को मुस्लिमों को भी अधिकार है, ईसाइयों को भी अधिकार है, सबको अधिकार है। तो इसलिए भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों का बराबर बराबर सम्मान करने वाला देश है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये शब्द नहीं जोड़े जा सकते। अब इनका मतलब क्या है आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए समाजवादी का मतलब होता है क्या? समाजवादी का मतलब होता है समाज में रहने वाले सामाजिक लोग, यानी एक समाज में, एक देश में रहने वाले सामाजिक लोग। सामाजिक लोग का मतलब है जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, विशेषता के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में विशेष काम कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे क्या? समाजवादी। अब पंडित नेहरू का क्या मानना था? पंडित नेहरू का मानना था कि इसे हम लागू कर दें, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के संविधान में या भारत का जो हम संविधान बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इस संविधान में हर धर्म को अधिकार तो बराबर हैं, धर्मनिरपेक्ष तो हम हैं, लेकिन फिर भी
यहां सभी को समान अधिकार नहीं है, इसलिए हम समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि समाजवादी तब तक प्रयोग नहीं हो सकता जब तक हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द को नहीं हटाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक जिनकी आबादी ज्यादा है, और एक तरफ कह रहे हैं बहुसंख्यक जिनकी आबादी कम है। तो अंबेडकर ने कहा यह जरूरी नहीं जिनकी आबादी कम है वो पिछड़े हैं, उन्हीं को अधिकार नहीं मिले हैं। अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इनको आप अल्पसंख्यक का दर्जा दें, अब अल्पसंख्यक का दर्जा आपने उनकी आबादी के आधार पर ही तो दिया है। इनकी कम आबादी थी उन्हें अल्पसंख्यक बोला, जिनकी ज्यादा आबादी है उन्हें बहुसंख्यक बोला। तो ऐसी कंडीशन में जरूरी तो नहीं है किसी की जनसंख्या अगर कम है तो उसका डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है स्थिति के आधार पर, ठीक है। अगर इन्होंने उदाहरण दिया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ईसाई हैं और मुस्लिम हैं और हिंदू हैं, तीन धर्म दुनिया में सबसे बड़े धर्म हैं, पहले नंबर पर ईसाई, दूसरे नंबर पर मुस्लिम और तीसरे नंबर पर हिंदू। और उन्होंने इस हिसाब का उदाहरण दिया कि हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों की आबादी में बहुत अंतर है, हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों से कम है। तो अगर पूरी दुनिया के हिंदू मुस्लिम जोड़े जाएं तो ऐसा कतई नहीं है। इस हिसाब से तो बहुसंख्यक कौन हो गए? हिंदू। तो हिंदुओं को अधिकार नहीं मिले, हिंदुओं को विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए, हिंदुओं का विकास नहीं हुआ, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी की जनसंख्या कम है इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उसका विकास नहीं हुआ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पर भी नहीं अल्पसंख्यक कहेंगे और जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है आप उन्हें बहुसंख्यक मानते हैं, आप मानते हैं कि इनका बहुत ज्यादा विकास हो गया इसलिए इन्हें अधिकार कम दिए जाएं, तो ये दोनों शब्द वेरीफाई नहीं करेंगे। या तो आप भारत के संविधान में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक शब्द हटा दें, ना कोई अल्पसंख्यक है ना कोई बहुसंख्यक है, सभी को समान अधिकार है, तब तो भारत देश समाजवादी हो सकता है, ठीक है। समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान अधिकार का मतलब हो जाएगा समाजवादी, ठीक है। ये नेहरू को समझाया किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दूसरा पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष। तो देखो धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में आया, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और पंथ का पहले शब्द जो इतिहास में मिलता है वो पंथ ही मिलता है। पंथ का मतलब होता है धार्मिक शिक्षा, यानी हिंदू धर्म की शिक्षा, मुस्लिम धर्म की शिक्षा, और कहा जाता है जो धर्म विशेष शिक्षा दी जाती थी उसी धर्म विशेष शिक्षा से ये धर्म बने। हिंदू मुस्लिम पहले सनातन था, फिर सनातन से हिंदू हुआ, तो इसी इसको पंथ निरपेक्ष को ही धर्म निरपेक्ष कहते हैं। तो इन्होंने कहा भारत धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष उसी दिन होगा जब हर धर्म के रहने वाले लोगों को समान अधिकार मिलेगा। आप एक तरफ बहुसंख्यकों को अधिकार सीमित कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यकों को अधिकार ज्यादा देते हैं, आपने मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा अधिकार दिए, आपने बहुसंख्यकों के लिए कोई अधिकार नहीं दिए, अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर आपने कोई कर नहीं लगाया, इन्हें आप विशेष छूट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोगों को सरकार वीजा देती है, पासपोर्ट बनवाती है, और इनके रहने कहने की सारी व्यवस्था का सरकार बोझ उठाती है, और इन्हें बाद में रिफंड राशि की जाती है सब्सिडी के आधार पर। जबकि हिंदुओं के धार्मिक स्थल को जाने के लिए सरकार कोई पैसा नहीं देती, और हिंदुओं के धार्मिक स्थल तो हिंदुस्तान में है और बाकी धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं वो भारत या विदेश में है, तो उनके लिए आप एक तरफ पैसा दे रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में दोनों धर्मों के लोगों के मन में मनमुटाव होगा, और वो कहेंगे भैया नाम के ही हम बहुसंख्यक हैं, हमारे ज्यादा तो अधिकार अल्पसंख्यकों को मिलते हैं। जब आप एक तरफ ये कह सकते हो तो कैसे कह सकते हो कि भारत धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता। ये भी बात नेहरू को समझाई किसने? अंबेडकर ने, ठीक है। और उसके बाद एकता अखंडता। अब उन्होंने कहा कि जब भैया ना तो समाजवादी हो सकता है भारत, ना धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हो सकता है, तो फिर एकता और अखंडता की कहां बात आई? यहां एकता अखंडता खाली कहने से थोड़ी हो जाती है। हमने आपसे कह दिया कि हम आपके भाई भाई हैं, पता चला हमें कल जरूरत पड़ी, हमें कुछ आपकी मदद की जरूरत पड़ी, आपने उसी समय फोन बंद कर लिया, तो आप कहेंगे भाई? आप केवल नाम के या खून के भाई थोड़ी हैं। भाई होने का सही मतलब है कि आप वाकई में भाई का फर्ज निभा रहे हैं, तो एकता अखंडता होगी ना। इस बात को समझाया किसने? पंडित नेहरू को अंबेडकर द्वारा। और इसके बाद से ये कॉन्सेप्ट उसी में फेल हो गया। लेकिन संविधान बनने के बाद एक डेट याद रखिएगा, 1976 में जब भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी ने संविधान में एक संशोधन किया, और इसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। ये आज तक के इतिहास का, भारत के संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, जिसमें 44 से ज्यादा अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। यानी कुल 395 अनुच्छेद हैं, उसमें अकेले 44 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया, और उसी में से एक परिवर्तन था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा जाना। ये 5 शब्द नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ये सिंगल है। तो ये 3 शब्द 1976 में जोड़े, और इसके लिए एक संविधान संशोधन आया जिसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। और ये इतना बड़ा संविधान संशोधन था, इसलिए इसे कहते हैं मिनी संविधान संशोधन। यानी 106 में से 42वें संविधान संशोधन में लगभग 44 अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ, इसलिए ज्यादातर संविधानवादियों ने कहा कि ये मिनी संविधान है।
इतने आर्टिकलों का एक साथ संविधान में संशोधन होना संभव नहीं है और इसलिए उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया और इस वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो गई। लेकिन जो बात नेहरू को समझाई अंबेडकर ने, उस समय तो ये मामला खत्म हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने जानबूझकर इन सभी शब्दों को भारत के संविधान में डाल दिया और भारत की इस प्रस्तावना में ये तीनों शब्द जुड़े हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। अब मैं आप पर छोड़ता हूं, अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर समझा होगा कि वाकई में ये काम अगर पहले ही सही होता तो इसे संविधान बनाते समय ही क्यों ना जोड़ दिया जाता। लेकिन उस समय उस बात को शायद अंबेडकर समझते थे, इसलिए उन्होंने जोड़ने नहीं दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने जानबूझकर इन चीजों का बिना करे मुख्यतः इन सारे शब्दों को जोड़ दिया। तो शब्द तो देखने में अच्छे लगते हैं, बोले समाजवादी, कौन से समाजवादी, बोले समाज में रहने वाले सभी लोग कौन है समाजवादी। अब समाजवादी एक तरफ से थोड़ी बनते हो भाई, भाईचारा मित्रता एक तरफ से थोड़ी होती है, ठीक है ना। हम आपकी 10 बार मदद कर रहे हैं, आप एक बार भी मदद नहीं कर रहे हो, तो भैया समाजवादी रिलेशन नहीं बनेगा। समाजवादी कहने में अच्छा लगता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, गंगा जमुना तहजीब। तो गंगा जमुना तहजीब बढ़िया है, कहने से नहीं होता, ठीक है, ये सारी चीजें करने से होती हैं, ठीक है। सरकार ये कहती है कि हम सब भाई भाई हैं। अब भाई भाई कैसे हो सकते हैं सर? आप एक जाति को, एक धर्म को ज्यादा अधिकार दे रहे हो, एक धर्म या जाति को कम अधिकार दे रहे हो। समानता कहां हो रही है सर? समानता जब तक नहीं होगी तब तक लोगों के मन में वास्तविक भाईचारा नहीं आएगा। और जो भाईचारा सरकार या विपक्ष के लोग हमें दिखा रहे हैं, ये रियल में भाईचारा नहीं है। और ये भाईचारा होता तो ये शब्द लागू ना किए जाते। और उस समय भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर इन्हें आप लागू करना चाहते हो, आप इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक शब्द हटा दो और बहुसंख्यकों को मिलने वाले और अल्पसंख्यकों को मिलने वाले सारे अधिकार बराबर कर दो। ये सारे शब्द संविधान में बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उस समय पंडित नेहरू ने ऐसा नहीं किया और इस वजह से ये शब्द उस समय नहीं जोड़े जा सके। लेकिन इनकी पुत्री जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने इमरजेंसी के दौरान ये कानून जो है, कानून में शब्द जोड़े और इसके लिए एक संविधान संशोधन जोड़ा जिसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। और मैंने कहा 42वां संविधान संशोधन 1976। अब तक देश में 106 संविधान संशोधन हो गए हैं। उन 106 में 42वें नंबर का था, 1976 में आया था, ठीक है। और 395 अनुच्छेदों में से 44 अनुच्छेदों में एक साथ परिवर्तन किया था। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान यानी छोटा संविधान संशोधन भी कहते हैं या इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत आई, समस्या आई, कोई झंझट है या समस्या है तो फिर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और जैसे ही कमेंट को मैं देखूंगा उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बाकी हम लोग कल मिलते हैं।